हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। वी आर डिस्कसिंग कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन और लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। आज का अपना पहला टॉपिक है टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। So if a function is discontinuous at a point A, then we can divide the discontinuity in two categories. तो डिसकंटिन्यूटी को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, दैट इज रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी एंड नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। सो डिसकंटिन्यूटी इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, रिमूवेबल एंड नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। तो फंक्शन किसी पॉइंट पर अगर डिसकंटिन्यूअस है तो पहले तो आपसे क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि चेक वेदर द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस एट पॉइंट ए। और फिर दूसरा क्वेश्चन यहां पर क्या बनता है, दैट इफ द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट ए देन आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी में दो टाइप आ गए, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी एंड नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। अब रिमूवेबल कब होगी, तो हम कंटिन्यूटी की डेफिनेशन में जाते हैं एक बार। कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस कब होता है, अगर लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन की वैल्यू के बराबर हो तब हम कहते हैं फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। तो अब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कितने तरीके से हो सकता है, अगर लिमिटिंग वैल्यू भी एग्जिस्ट करती है और फंक्शन की वैल्यू भी एग्जिस्ट करती है लेकिन दोनों बराबर नहीं है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करती है लेकिन फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, अगेन फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। थर्ड केस कि लिमिटिंग वैल्यू ही एग्जिस्ट नहीं करती, तो अगेन अपना फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो इन्हीं केसेस को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। तो रिमूवेबल में किसको रखा है, दैट इफ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट। लिमिट तो एग्जिस्ट करती है लेकिन इसमें दो केस हैं। पहला केस, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट ए डज नॉट एग्जिस्ट, फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट एक्स इक्वल टू ए। और दूसरा केस है एफ ए इज नॉट इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए। तो दो केस आ गए। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में कौन सा केस है कि फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू तो एग्जिस्ट करती है लेकिन फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन एट ए डज नॉट एग्जिस्ट, दैट इज एफ ए इज नॉट डिफाइंड। तो ये हमारी आ गई। तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में भी फर्दर दो टाइप बन जाते हैं, टाइप ए टाइप बी। जो ये फर्स्ट कैटेगरी है अपनी, फर्स्ट कैटेगरी या फर्स्ट टाइप बोलते हैं हम, फर्स्ट टाइप को कहते हैं मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। तो कुछ लोग इसको मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी भी बोल देते हैं कि उस पॉइंट पर एट एक्स इक्वल टू ए फंक्शन की वैल्यू गायब है, मिसिंग है, तो इसे हम क्या देते हैं मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। पहली कंडीशन क्या है, लिमिटिंग वैल्यू तो एग्जिस्ट करती है लेकिन फंक्शन की वैल्यू गायब है, तो इसको हम क्या देंगे मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। ये किस कैटेगरी के अंदर आएगा, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी के अंदर। और जो दूसरा केस है इसमें कि फंक्शन की वैल्यू भी एग्जिस्ट करती है, लिमिटिंग वैल्यू भी एग्जिस्ट करती है लेकिन दोनों बराबर नहीं है, इसको नाम दिया गया है आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। तो रिमूवेबल में भी अपने पास दो कैटेगरी बन गई फर्दर, या तो मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी होगी या फिर आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी होगी। जैसे ऐसे अगर हम ग्राफिकली देखें तो कोई फंक्शन ऐसे डिफाइन कर रखा है और एट एक्स इक्वल टू ए फंक्शन की वैल्यू नहीं है, तो ये कोई स्ट्रेट लाइन है फंक्शन, वैसे तो स्ट्रेट लाइन है लेकिन ए पर डिफाइन नहीं है, तो इसको अब हम क्या कहेंगे मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। एट एक्स इक्वल टू ए फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू तो एग्जिस्ट करेगी लेकिन ए पर फंक्शन की वैल्यू डिफाइन नहीं है, तो ये मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी हो गया। आइसोलेटेड में कैसे जाएगा, सेम एग्जांपल ले लेता हूं कि एट एक्स इक्वल टू ए लिमिटिंग वैल्यू तो है और फंक्शन की वैल्यू ये है, आइसोलेशन में है, सारी वैल्यूज लिमिटिंग वैल्यू यहां है, फंक्शन की वैल्यू कहीं दूर चली गई। तो एट एक्स इक्वल टू ए फंक्शन की वैल्यू तो डिफाइन है, ये है फंक्शन की वैल्यू,
लेकिन लिमिट के बराबर नहीं है। लिमिटिंग वैल्यू अगर मैं इसको प्लॉट करूं एक्स वाई एक्सिस पर, सो लिमिटिंग वैल्यू तो एल आ गई और फंक्शन की वैल्यू से y1 है, तो y1 और l दोनों अलग अलग हैं, तो इसको हम कहते हैं आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। तो पहली टाइप आई थिंक क्लियर है। रिमूवेबल में कब है? रिमूवेबल। इसको हम रिमूवेबल क्यों बोल रहे हैं? रिमूवेबल क्यों बोलते हैं इसको? कि आप फंक्शन की वैल्यू रीडिफाइन कर लो। एट एक्स इक्वल टू ए आप फंक्शन को डिफाइन कर लो और उसकी वैल्यू क्या रखें? लिमिटिंग वैल्यू के बराबर रख दें, तो फंक्शन अब कैसा हो जाएगा? अपना कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। जैसे लिमिट फंक्शन में ले लेता हूं, ये से फंक्शन है हमारे पास एक्स स्क्वेयर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, ये है फंक्शन। तो ये फंक्शन हमारा 2 पर डिफाइन नहीं है, सो क्लियर है दैट x इज नॉट इक्वल टू 2, तब फंक्शन की डेफिनेशन हमारी ये है। अब आप लिमिटिंग वैल्यू इसकी निकालोगे तो लिमिटिंग वैल्यू आ जाएगी एट x इक्वल टू 2, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन 4 हो जाएगी। x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसल और x प्लस 2 और 2 प्लस 2 4, लिमिटिंग वैल्यू इज 4। लेकिन फंक्शन की वैल्यू f2 इज नॉट डिफाइंड, f2 डिफाइन नहीं है, इस रिलेशन के कोरोस्पॉन्डिंग f2 डिफाइन नहीं है, तो इसलिए फंक्शन क्या है? एट x इक्वल टू 2 फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। अब हम इसे कॉन्टिन्यूअस कैसे बना सकते हैं? x इक्वल टू 2 पर हम फंक्शन को रीडिफाइन कर दें, फंक्शन को हम रीडिफाइन कर दें और रीडिफाइन करने के लिए सिर्फ एक स्टेटमेंट ये ऐड करनी है मुझे, दैट व्हेन x इज 2 वैल्यू ऑफ फंक्शन इज 4। अगर फंक्शन की डेफिनेशन में एक और क्लोज ऐड कर दें, एक और पॉइंट पर एट x इक्वल टू 2 हम फंक्शन रीडिफाइन कर दें, यहां पर 2 पर, पहले फंक्शन 2 पर डिफाइन नहीं था, अब हमने डेफिनेशन को थोड़ा सा चेंज कर दिया, एक स्टेटमेंट ऐड करने से अब फंक्शन क्या हुआ? इट बिकम्स कॉन्टिन्यूअस। अपनी डोमेन में हर जगह कंटिन्यूअस हो गया, कंटिन्यूअस फंक्शन बन गया, या ये कहें कि एट x इक्वल टू 2 भी फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस हो गया। क्लियर है? तो इसलिए इस डिसकंटिन्यूटी को हम बोलते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, कि एक पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू डिफाइन करते ही आपका फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। सिमिलरली यहां भी ऐसा ही है, जैसे ये वाला केस है हमारा कि फंक्शन की वैल्यू तो डिफाइन है लेकिन वो लिमिटिंग वैल्यू के बराबर नहीं है। इसी एग्जांपल को थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं, से वैल्यू ऑफ फंक्शन, फंक्शन ये है एट x इक्वल टू 2 वैल्यू ऑफ फंक्शन इज 2 और व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 2, ये डेफिनेशन है हमारी फंक्शन की। तो यहां भी अब हमें पता है लिमिटिंग वैल्यू तो एग्जिस्ट करती है, 4 आ जाएगी, और फंक्शन की वैल्यू क्या है? 2 है, सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। अब हम क्या कर सकते हैं? रीडिफाइन द फंक्शन एट x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 पर आप फंक्शन को रीडिफाइन कर दो और नई डेफिनेशन क्या आ गई? ये दैट वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 2 इज 4, तो फंक्शन अब हमारा बन गया कॉन्टिन्यूअस। इसलिए इन दोनों डिसकंटिन्यूटीज को, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी और आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी को हम कहते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। तो अगर बोर्ड में आपके पास ये ऐसा क्वेश्चन आता है टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी पर आपको कमेंट करना है, तो हम सिर्फ ये बताएंगे कि रिमूवेबल है या नॉन रिमूवेबल है। ये जो आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी है, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी है, बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, तो बोर्ड में अगर पूछेंगे तो सिर्फ यहीं तक कि रिमूवेबल या नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, आपको यहीं तक आंसर करना है। अगर आपको आंसर फर्दर करना भी है तो पहले आप मेंशन करोगे, से ये वाला केस है आपके पास, फंक्शन आपको ये दे दिया और पूछ लिया कि बताओ भाई 2 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, एंड कमेंट ऑन द टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो हम कहेंगे फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2 एंड टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, ये है। फिर आगे फर्दर ब्रैकेट डाल के आप लिख सकते हो कि द टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी अब क्या होगी यहां पर, क्योंकि फंक्शन डिफाइन नहीं है, रिमूवेबल की फर्दर टाइप हो गई कि इट इज मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। अंडर रिमूवेबल कैटेगरी इट इज मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। तो ये तो थी हमारी पहली कैटेगरी। अब दूसरी कैटेगरी पे चलते हैं हम, नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। तो इसका कॉन्ट्राडिक्टरी केस कि अगर लिमिट ही एग्जिस्ट ना करे, सो इफ लिमिट x अप्रोचेस टू a f(x) डज नॉट एग्जिस्ट, तब हम कहेंगे दैट द टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती, अब आप एक पॉइंट पे डेफिनेशन चेंज करके भी फंक्शन को कंटिन्यूअस नहीं बना सकते।
इसको भी फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया था, नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी को भी। लिमिट कैसे कि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, LHL एंड RHL आर फाइनाइट। LHL और RHL दोनों फाइनाइट हैं बट दे आर नॉट इक्वल। और जो दूसरा केस है, एटलीस्ट वन ऑफ LHL और RHL डज नॉट एग्जिस्ट। तो डज नॉट एग्जिस्ट से अपना मतलब है कि कोई एटलीस्ट वन ऑफ LHL, या तो LHL या RHL या दोनों ही, या तो फाइनाइट इनफाइनाइट है, माइनस इंफिनिटी है या प्लस इंफिनिटी है, दैट इज दे डज नॉट एग्जिस्ट। तो दो केस बन गए यहां पर हमारे कि पहला केस LHL एंड RHL आर फाइनाइट बट दे आर नॉट इक्वल, और दूसरा केस है हमारा LHL एंड RHL इनमें से कोई एक इनफाइनाइट हो जाए, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज इनफाइनाइट, तो हम कहें लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो अगर एक भी वन साइडेड लिमिट, हम वन साइडेड लिमिट की टर्म्स में बात करते हैं, इफ एटलीस्ट वन ऑफ द वन साइडेड लिमिट एट x इक्वल टू a डज नॉट एग्जिस्ट, तो हम इसको दूसरी कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। दूसरी तो ये है टाइप 1, डिसकंटिन्यूटी ऑफ टाइप 1 या काइंड 1 बोल देते हैं भाई, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, दिस इज कॉल्ड डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, और इसको कहते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। तो नॉन रिमूवेबल में दो आ गए, कोई पर्टिकुलर नाम नहीं दिया गया यहां पर, जैसे यहां पर मिसिंग पॉइंट और आइसोलेटेड दे दिया था, यहां पर सिर्फ ये बोल दिया गया डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड एंड डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। तो नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी को भी दो टाइप में ब्रेक कर दिया गया, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड एंड डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। फर्स्ट काइंड में क्या है, LHL एंड RHL बोथ वन साइडेड लिमिट्स एग्जिस्ट, दोनों वन साइडेड लिमिट LHL और RHL दोनों एग्जिस्ट करती हैं, इसका मतलब उनकी वैल्यू फाइनाइट है, लेकिन दोनों डिफरेंट हैं। यहां एटलीस्ट वन ऑफ देम इज इनफाइनाइट, दैट इज इट डज नॉट एग्जिस्ट, और इसको हमने कह दिया डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। तो यहां पर हम एक फर्दर और टर्म डिफाइन कर दी गई, जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो काइंड 1 में डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड में, क्योंकि LHL और RHL दोनों फाइनाइट है, तो जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस LHL माइनस RHL मोड ले लो, नॉन नेगेटिव वैल्यू ऑफ डिफरेंस ऑफ बोथ वन साइडेड लिमिट्स, नॉन नेगेटिव वैल्यू ऑफ डिफरेंस ऑफ वन साइडेड लिमिट इज कॉल्ड जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी किस कैटेगरी में आएगा, नॉन रिमूवेबल में आएगा, और काइंड 1 टाइप 1 में, नॉन रिमूवेबल टाइप 1 में आएगा कि जब LHL और RHL दोनों फाइनाइट हैं लेकिन डिफरेंट हैं, उनका डिफरेंस निकालो, डिफरेंस की नॉन नेगेटिव वैल्यू लेनी है हमें, माइनस नहीं लेना। से LHL हमारी 2 आ गई, RHL हमारी 4 आ गई, तो LHL माइनस RHL का मोड ले लें, जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या हो जाएगा, 2 यूनिट हो जाएगा। जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज LHL माइनस RHL, मोड ऑफ LHL माइनस RHL, दैट इज जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो ये प्योरली आपका IIT के लिए है, CBSE में या बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। सो ये था हमारा टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक है डिस्कशन ऑफ कंटिन्यूटी या डिस्कशन ऑफ बिहेवियर ऑफ सम स्पेशल फंक्शन। We will comment about the continuity or discontinuity of some special functions। तो सबसे पहले हमारे पास वो फंक्शन है which are defined everywhere but continuous at few points। तो अब तक हम जैसे पॉलिनोमियल फंक्शन है हमारा, इट इज डिफाइंड एवरीवेयर एंड कंटिन्यूअस एवरीवेयर। सिग्नम फंक्शन है डिफाइंड फॉर एवरी रियल वैल्यूज ऑफ x एंड डिसकंटिन्यूअस एट फ्यू पॉइंट्स, इसका मतलब इनफाइनाइट पॉइंट्स पर कंटिन्यूअस है। और बाकी हमारा बॉक्स फंक्शन है वो भी इनफाइनाइट पॉइंट्स पर कंटिन्यूअस है, आल्दो इट इज डिसकंटिन्यूअस एट इनफाइनाइट पॉइंट्स आल्सो, और कंटिन्यूअस भी इनफाइनाइट पॉइंट्स पर। कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं विच आर डिफाइंड फॉर एवरी रियल वैल्यूज ऑफ x, उनकी डोमेन x की हर रियल वैल्यू होगी, ऑल रियल वैल्यूज आर द डोमेन ऑफ फंक्शन,
लेकिन वो फंक्शन सिर्फ कुछ एक वैल्यूज पर, है ना, कुछ एक फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज पर कंटिन्यूस होते हैं। तो हमें आगे वही नेक्स्ट अपना टॉपिक यही है, फंक्शन डिफाइंड एवरीवेयर बट कंटिन्यूअस एट फ्यू पॉइंट्स। सो नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शन डिफाइंड एवरीवेयर बट कॉन्टिन्यूअस एट फ्यू पॉइंट्स। तो फ्यू पॉइंट्स का मतलब है 1 2 3 4, बस इतने ही पॉइंट्स पर वो कंटिन्यूअस होते हैं। आईआईटी में कई बार इस पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। से फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स व्हेन एक्स इज रैशनल एंड इट इज 0 व्हेन एक्स इज इररेशनल। ये फंक्शन देखें हम, एक फंक्शन डिफाइन किया है मैंने भी, नॉन यूनिफॉर्म फंक्शन है। डेफिनेशन क्या है कि जब इनपुट रैशनल होगा तो मैपिंग, रूल ऑफ मैपिंग है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स से आपको F1 निकालना है। F1 हमारे पास क्या हो जाएगा 1, F2 क्या हो जाएगा 2, F3 क्या हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। अगर मैं F√2 की बात करूं 0 हो जाएगा, F√3 ये 0 हो जाएगा, F पाई ये भी 0 हो जाएगा। सो जब फंक्शन का इनपुट रैशनल है तो मैपिंग, रूल ऑफ मैपिंग ये है, और जब फंक्शन का इनपुट नॉन रैशनल है दैट इज इररेशनल है तब आउटपुट हमारा क्या है 0 है। अब ये फंक्शन रियल नंबर क्या है, रियल नंबर को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं ना। रियल नंबर 2 टाइप के होते हैं, रैशनल और इररेशनल। तो यहां से रैशनल इनपुट भी कवर हो गया, इररेशनल इनपुट भी कवर हो गया। तो फंक्शन इज डिफाइंड फॉर एवरी रियल नंबर। इस फंक्शन एफ की डोमेन क्या है हमारी, ऑल रियल नंबर्स है। अब हम इसकी कंटिन्यूटी की बात करते हैं। अगर आप एट x इक्वल टू 1 अगर आप इसकी कंटिन्यूटी चेक करें तो देखें भाई, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म फंक्शन है तो हमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 के लेफ्ट नेबरहुड में और राइट नेबरहुड में देखना पड़ेगा। तो ये है हमारा 1 एट x इक्वल टू 1। इसके लेफ्ट नेबरहुड में हम वैल्यू चेक करेंगे और राइट नेबरहुड में वैल्यू चेक करेंगे। अब 1 के लेफ्ट नेबरहुड में जो पॉइंट है वो रैशनल है या इररेशनल है, उसी पर डिपेंड करेगा ना मुझे वैल्यू क्या उठानी है। 1 के F1 तो क्लियर है हमें, F1 इज 1, F1 फंक्शन की वैल्यू तो क्लियर है, लेकिन लिमिटिंग वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या देखना है कि भी फंक्शन के 1 के लेफ्ट में जो पॉइंट है वो कैसा है, रैशनल है या इररेशनल है, उस पर बेस्ड मेरी वैल्यू आएगी। और हमें यह पता है दैट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एडजेसेंट रियल नंबर्स, है ना। एडजेसेंट रियल, अगर आपसे कोई पूछे कि भी एडजेसेंट इंटीजर्स बताओ, 2 एडजेसेंट इंटीजर्स बताओ, तो हम बता सकते हैं 1 और 2, क्लियर है। 2 एडजेसेंट नेचुरल नंबर बताओ 3 और 4, इस टाइप से। लेकिन 2 एडजेसेंट रियल नंबर नहीं होते। अगर आपके पास एक रियल नंबर है a और मैं कहूं कि इसका जो नेक्स्ट रियल नंबर होगा वो होगा b, a एंड b आर 2 एडजेसेंट रियल नंबर्स, अगर हम ऐसा कहें तो दैट स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग, क्योंकि हमें पता है बिटवीन 2 रियल नंबर्स देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट रियल नंबर्स। हर 2 रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर एग्जिस्ट करते हैं। अगर आप देखो a और b के बीच में एक नंबर तो मैं भी बता दूंगा कि इनका मीन a प्लस बी बाई 2, ये a से बड़ा होता है और b से छोटा होता है। तो इसका मतलब a के बाद नेक्स्ट रियल नंबर b नहीं हो सकता, है ना। उससे पहले भी एक नंबर है a प्लस बी बाई 2। तो चलो अगले पे बात करते हैं फिर, क्या a से अगला नंबर a प्लस बी बाई 2 है? नहीं। अगर मैं a और a प्लस बी बाई 2 का मीन निकाल लूं तो ये नंबर हमारा ये a से बड़ा होगा और a प्लस बी बाई 2 से छोटा होगा भाई। यही प्रोसेस कंटिन्यूअस रहेगी हमेशा। हमेशा आप जब भी, अगर आप ये नंबर लोगे अब कि a के बाद अगला नंबर ये है तो उसका मीन निकाल लो, वो नंबर भी दोनों के बीच में लाई करेगा। तो फाइनली कंक्लूजन क्या है कि हमारे पास 2 कंसेक्यूटिव रियल नंबर नहीं होते। वी डू नॉट हैव 2 एडजेसेंट रियल नंबर्स। यही हमारे क्वेश्चन का बेस है कि 1 के लेफ्ट का नंबर मुझे पता ही नहीं है कि वो रैशनल है। हम ये भी स्टेटमेंट देते हैं भाई कि बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट इररेशनल नंबर्स एंड बिटवीन 2 इररेशनल नंबर्स देयर एग्जिस्ट अगेन इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स। तो अगर मैं 1 लूं,
और √2 ले लूं, 1 और √2, तो इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर है और इनफाइनाइट इररेशनल नंबर है। आप कोई भी नंबर ले लो, तो 1 के लेफ्ट नेबरहुड में, मैं इस क्वेश्चन को ऐसे एक्सप्लेन करता हूं, आप भी इसके बाद ऐसे ही एक्सप्लेन करना कि भाई 1 के लेफ्ट में लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए मुझे क्या करना है कि भाई लेफ्ट नेबरहुड में देखना है फंक्शन किस वैल्यू को अप्रोच कर रहा है। 1 के लेफ्ट में से रैशनल नंबर है सारे के सारे, तो मेरे फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से मैं वैल्यू उठा लूंगा। और 1 के राइट में भी सारे रैशनल नंबर है, तो तब भी मैं वैल्यू यहां से निकाल लूंगा और फंक्शन क्या बन जाएगा, अपना कंटिन्यूअस बन जाएगा। तो हमने केस लिया कि भाई 1 के लेफ्ट में भी रैशनल है, 1 के राइट में भी रैशनल है, जो वैल्यू यहां पर आएगी लेफ्ट नेबरहुड में वही राइट नेबरहुड में आ जाएगी, क्योंकि दोनों के लिए मैं रूल ऑफ मैपिंग सेम है, LHL और RHL और फंक्शन की वैल्यू सेम हो जाएंगी। ये तो एक केस है। लेकिन अगर मैं ये अज्यूम करूं कि फंक्शन के लेफ्ट में 1 के लेफ्ट में अगर 1 के लेफ्ट में इररेशनल नंबर हुआ और 1 के राइट में रैशनल नंबर हुआ, तब क्या होगा। से 1 के लेफ्ट में सारे इररेशनल नंबर आ गए और 1 के राइट में मैं रैशनल नंबर मान लेता हूं, तो ये इधर वाले किसको अप्रोच करेंगे, इररेशनल है वो तो 0 को अप्रोच करेंगे, और राइट साइड वाले किसको अप्रोच करेंगे, वो 1 को अप्रोच करेंगे, क्योंकि 1 के राइट नेबरहुड में देख रहे हैं। हमने रैशनल अज्यूम किया है, तो क्या हो जाएगा भाई, रैशनल अज्यूम किया है तो सबके लिए वैल्यू क्या होती रहेगी, वही 1 को अप्रोच करेगी सबकी वैल्यू, क्योंकि जो इनपुट है वही आउटपुट होगा। तो यहां से हमारा कहने का मतलब क्या है कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए आपको 4 केस लेने हैं। 1 के लेफ्ट में रैशनल, राइट में रैशनल, 1 के लेफ्ट में इररेशनल, राइट में इररेशनल, 1 के लेफ्ट में इररेशनल, राइट में रैशनल, और फिर इसे उल्टा कर दो, इधर रैशनल उधर इररेशनल। 4 केस बनेंगे और कोई केस नहीं बन सकता। अगर चारों केसेस में जो लेफ्ट हैंड लिमिट है राइट हैंड लिमिट है सेम आ जाती है, दैट इज लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है, तो हम कहेंगे फंक्शन उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, और वो फंक्शन की वैल्यू के बराबर भी आ जाए तो हम कहेंगे फंक्शन उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है। अगर ऐसा नहीं होता है देन वी विल से फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। तो ये वाला जो फंक्शन है हमारा, अगर हम 1 के लेफ्ट में इमेजिन कर लें रैशनल, तो 4 केस हम ले लेते हैं अपने। 1 के लेफ्ट में देखो, तो ये हमारा 1 है, लेफ्ट में मेरे पास रैशनल है, राइट में रैशनल है, तो अब इस केस में लिमिटिंग वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। क्लियर है भाई। तो ये लेफ्ट वाला है मेरा लेफ्ट साइड और ये राइट साइड, मैं ऐसा ज्यूम कर रहा हूं 1 के लेफ्ट में इररेशनल, राइट में इररेशनल, तो लिमिटिंग वैल्यू क्या आएगी, 0। तो अब यहीं पर अगला केस क्या बनेगा, इधर रैशनल इधर इररेशनल, और फिर फोर्थ केस बनेगा इधर इररेशनल और इधर रैशनल। तो इन दोनों केस में तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी दोनों ही केसेस में 1 के लिए, क्योंकि यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी 1, राइट हैंड लिमिट आ जाएगी 0, और इधर लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आ जाएगी और राइट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी 1। तो हमेशा 4 केस बनेंगे, जब भी ऐसे क्वेश्चन होंगे अपने 4 केस बनेंगे। 4 केस में अगर हर बार लिमिटिंग वैल्यू सेम आ जाए तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट, अगर लिमिटिंग वैल्यू सेम नहीं आती है देन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 0 पर चेक करें, अगर हम 0 पर चेक करें, यही क्वेश्चन सेम कि 0 पर लिमिटिंग वैल्यू कंटिन्यूटी चेक करो फंक्शन की, तो 0 के लेफ्ट में हमने अज्यूम कर लिया रैशनल, राइट में भी रैशनल, तो 0 के लेफ्ट में भी रैशनल, राइट में भी रैशनल, फंक्शन किस वैल्यू को अप्रोच करेगा 0 को, तो ये अप्रोच कर जाएगा हमारा 0 को। लेफ्ट में रैशनल तो 0 प्लस एच, एच को रैशनल मान लिया, ऐसा मान लो कि एच को रैशनल मान लिया हमने, तो वो क्या आ जाएगा 0, राइट हैंड साइड भी 0 आ गई अपनी। इधर इस केस में दोनों इररेशनल, अगर दोनों इररेशनल है तब तो आउटपुट है ही 0, एक रैशनल दूसरा इररेशनल, तो जो रैशनल है वो भी किसको अप्रोच कर रहा है 0 को, क्योंकि हम किस पर चेक कर रहे हैं, हम 0 पर चेक कर रहे हैं। अगर हम कंटिन्यूटी चेक करें 0 पर x की वैल्यू 0, 0 माइनस एच, 0 प्लस एच, तो ये भी किसको अप्रोच करेगा 0 को, ये अप्रोच करेगा ना, ये भी 0 को अप्रोच कर रहा है, ये तो है ही एग्जैक्टली 0। तो 0 के लेफ्ट में यहां पर से 0 है, इसके लेफ्ट में और राइट में कुछ भी होता रहे, रैशनल होता रहे या इररेशनल होता रहे, आउटपुट क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है, तो हमारा फंक्शन कैसा हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो यहां पर ये दोनों इस बार एग्जिस्ट कर जाएंगे और आउटपुट क्या आ जाएगा 0 0 0 0।
4 केस पॉसिबल थे, चारों में आंसर क्या आ रहा है 0 0 0 आ रहा है, तो हम क्या देंगे फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। क्लियर अभी? तो ये तो एक एग्जांपल था उन फंक्शंस का विच आर डिफाइंड एवरीवेयर बट कंटिन्यूअस एट फ्यू पॉइंट्स। क्या ये फंक्शन 0 के अलावा कहीं और भी कंटिन्यूअस होगा? नहीं होगा, है ना। ये फंक्शन हमारा 0 के अलावा कहीं और कंटिन्यूअस नहीं हो सकता। जैसे 1 पे हमने देखा, 2 पे देखा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये रिलेशन हमें अलग आउटपुट दे देगा। फंक्शन कंटिन्यूअस क्यों हो पाया 0 पर? क्योंकि जो लेफ्ट हैंड लिमिट से वैल्यू आ रही थी अलग अलग केसेस में, अगर रैशनल और इरैशनल के केस में वैल्यू सेम हो जाए तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस हो जाएगा। और अगर वैल्यूज डिफरेंट रही, जैसे यहां पर 0 के अलावा हमने जब 1 अज्यूम किया था, 1 पर हम चेक कर रहे थे, तो 1 पर वैल्यू अलग है और 1 इरैशनल के लिए वैल्यू अलग है। तो जब भी हम 1 के लेफ्ट या राइट में रैशनल अज्यूम करेंगे तो अलग वैल्यूज आएंगी, इरैशनल अज्यूम करेंगे तब अलग वैल्यूज आएंगी। तो फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो ये फंक्शन हमारा सिर्फ 0 पर कंटिन्यूअस है, उसके अलावा कहीं कंटिन्यूअस नहीं है। और देखो एग्जांपल, अगर मैं इसे जनरलाइज कर दूं कि यहां पर कोई फंक्शन है gx और यहां पर कोई फंक्शन है hx, तो अब ये फंक्शन किस पॉइंट पर कंटिन्यूअस होंगे? किस पॉइंट पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस होंगे हमारे? ये कंटिन्यूअस सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स पर होंगे फॉर विच gx इज इक्वल टू hx, दैट इज आउटपुट ऑफ gx इज सेम एज आउटपुट ऑफ hx। सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस होंगे, अदरवाइज ये कंटिन्यूअस नहीं होंगे। तो ये हमारा जनरलाइज हो गया रिजल्ट इसमें कि यहां पर कोई भी फंक्शन है, यहां पर कोई भी फंक्शन है, ये f अब हमारा कंटिन्यूअस कब होगा? किस इनपुट के लिए कंटिन्यूअस होगा? x की किस वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस होगा? उस वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस होगा जहां पर g और h का आउटपुट सेम हो, सिर्फ उन्हीं वैल्यूज के लिए कंटिन्यूअस हो पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहां पर gx और hx इसको मैं ले लेता हूं x माइनस 1 और इसे x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 ऐसे कुछ भी ले लो। अब ये फंक्शन कंटिन्यूअस कब हो पाएंगे भाई? ये कंटिन्यूअस किस पॉइंट पर होगा? fx की बात है। fx कंटिन्यूअस कब होगा? व्हेन x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इज सेम एज x माइनस 1, कि दोनों का आउटपुट, यहां हम आउटपुट ही चेक कर रहे हैं ना, कि इरैशनल और रैशनल के केस में आउटपुट, अगर दोनों रैशनल है तब आउटपुट क्या है, दोनों इरैशनल है तब आउटपुट क्या है, एक रैशनल दूसरा इरैशनल तब आउटपुट क्या है। अगर ये केस डिफरेंट वैल्यू दे रहे हैं, जैसे 1 के लिए दे रहे थे पिछली बार ये, तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस। अगर ये सेम वैल्यू दे रहे हैं तो फंक्शन डेफिनेटली कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो यहां पर हमने यही कर दिया कि दोनों का आउटपुट सेम कर दिया, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये क्या बनेगा? x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। अगर अब आप d चेक करोगे, इसका d क्या आ जाएगा भाई? 9 माइनस 16 लेस देन 0, तो नो रियल रूट्स। इसका मतलब f हमारा कहीं भी कॉन्टिन्यूअस नहीं है, किसी भी पॉइंट के लिए कॉन्टिन्यूअस नहीं है। fx हमारा किसी भी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस नहीं है। फंक्शन चेंज कर लेते हैं, इसको हम कर लें 2x प्लस 1 कर लेते हैं। तो अब देखो, क्या अब ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस हो जाएगा किसी पॉइंट के लिए? x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 2x प्लस 1। ये क्या बना? x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0। फैक्टर बनाने के लिए हमारे पास क्या चाहिए भाई? 3, तो मैं इसको 2x ही कर लेता हूं सिर्फ। अगर हम इसे 2x कर लें तो ऐसा बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। इसके अब फैक्टर बन जाएंगे अपने पास, x माइनस 1 x माइनस 3। वहां भी बन रहे थे फैक्टर, क्योंकि ये आसानी से बन गए, वहां पर इरैशनल दिखते। तो 1 और 3, x को 1 डालें 3 डालें, तो देखो अगर आप 1 के नेबरहुड में चेक करोगे तो ये वैल्यू क्या देगा हमें? 2 देगा। और ये वैल्यू क्या देगा? 3 प्लस 1 4 माइनस 2 2। तो 1 के नेबरहुड में ये भी सेम वैल्यू को अप्रोच कर रहा है, ये भी सेम वैल्यू को अप्रोच कर रहा है। तो अब चाहे रैशनल हो या इरैशनल हो, 1 के नेबरहुड में फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूअस। सो f जो है वो 1 पर कॉन्टिन्यूअस है और 3 पर कॉन्टिन्यूअस है, इसके अलावा कहीं कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो जब भी ऐसा फंक्शन आए, जरूरी नहीं है रैशनल इरैशनल, हो सकता हो इंटीजर नॉन इंटीजर कर दें, तो तब भी आपको यही अप्रोच लगानी है कि जब इन दोनों फंक्शंस का आउटपुट सेम होगा, उस इनपुट पर
हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा. सो दिस इज द कंसेप्ट बिहाइंड फंक्शंस विच आर डिफाइंड एवरीवेयर बट कंटिन्यूअस एट फ्यू पॉइंट्स. फिर इसके अपोजिट एक और टाइप के फंक्शन आ जाते हैं, पॉइंट फंक्शन बोल देते हैं उनको. पॉइंट फंक्शन, पॉइंट फंक्शन क्या होते हैं? जो सिर्फ एक ही पॉइंट पर डिफाइंड हो, उनकी डोमेन में सिर्फ एक ही नंबर हो, रियल नंबर, उन फंक्शंस को हम कहते हैं पॉइंट फंक्शन. फॉर एग्जांपल 1 + x + x - 1, इस फंक्शन को देखो. इसके लिए हमारी डोमेन ये कब डिफाइन है? व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 1. और ये कब डिफाइन है? व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1. दोनों का आप इंटरसेक्शन लोगे तो डोमेन में सिर्फ एक ही वैल्यू आ जाएगी 1. इस फंक्शन की डोमेन हमारी क्या है? ओनली 1, एक ही है इसकी डोमेन में वैल्यू. तो इसको हम बोलते हैं पॉइंट फंक्शन. फंक्शन विच आर डिफाइंड ओनली एट 1 पॉइंट, दैट इज कॉल्ड ए पॉइंट फंक्शन. अब पॉइंट फंक्शन क्योंकि एक ही पॉइंट पर डिफाइंड है, ना तो इसका लेफ्ट नेबरहुड है ना ही इसका राइट नेबरहुड है, तो हम इसकी लिमिटिंग वैल्यू चेक कर ही नहीं सकते भाई. एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पॉइंट फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूअस. पॉइंट फंक्शंस को अगर पूछें भाई ये फंक्शन एफ हमारा कैसा है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है या नहीं है, तो पॉइंट फंक्शंस आर कंसीडर्ड एज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन. तो बाय डिफॉल्ट जैसे हमने रिलेशंस में बात की थी, ट्रिवियली ट्रांजिटिव है कि जैसे कोई भी रिलेशन है हमारे पास 1, 2, क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है? क्योंकि 1 2 से मैप है, 2 आगे किसी से मैप है ही नहीं, तो इसने ट्रांजिटिव ना होने की कंडीशन या ट्रांजिटिव होने की कंडीशन वॉयलेट नहीं की, तो ये फंक्शन, ये रिलेशन हम इसको क्या बोल देते हैं कि ये ट्रांजिटिव है रिलेशन, ट्रिवियली ट्रांजिटिव बोल देते हैं. तो ऐसे ही पॉइंट फंक्शंस, क्योंकि इनका लेफ्ट और राइट नेबरहुड नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू आवर एनसीईआरटी दे कॉल इट एज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन. कुछ ऑथर ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि क्योंकि लेफ्ट और राइट नेबरहुड है ही नहीं, नेबरहुड ही नहीं है, लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती भाई, तो हम इन्हें डिसकंटिन्यूअस कहेंगे. तो लेकिन हम एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे. कुछ बुक्स होंगी जो आप लोग रेफर कर लेते हैं, कई बार वहां पर लिखा होगा डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, तो हम अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चलेंगे. फंक्शन, पॉइंट फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन. तो ये दूसरे टाइप के हो गए अपने पास. पहले वो थे जो हर जगह डिफाइन थे लेकिन कुछ एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस थे. ये वो है जो एक ही पॉइंट पर डिफाइंड है और कंटिन्यूअस फंक्शन है हमारा. इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन. कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन की. प्रॉपर्टीज ऑफ continuous function. हमारी पहली प्रॉपर्टी है इफ f is a continuous function and its domain is a closed interval. अगर f एक continuous function है और उसकी डोमेन एक क्लोज्ड इंटरवल है, देन इट्स रेंज इज आल्सो ए क्लोज्ड इंटरवल. तो उसकी रेंज क्या होगी? देन इट्स रेंज इज आल्सो ए क्लोज्ड इंटरवल. क्लोज्ड इंटरवल होने का मतलब यह है कि रेंज में हमारे पास आप ऐसे डिफाइन कर पाओगे कि फंक्शन की एक मिनिमम वैल्यू है, फंक्शन की कोई मैक्सिमम वैल्यू है. अगर आपके पास फंक्शन ऐसा हो कि आप 2 नंबर ढूंढ पाओ सच दैट द फंक्शन गेट सैंडविच्ड बिटवीन दीज 2 नंबर्स, स्मॉल m एंड कैपिटल M आर 2 रियल नंबर्स एंड द फंक्शन इज सैंडविच्ड, कि x की हर वैल्यू के लिए जो उसकी डोमेन में है, फंक्शन का आउटपुट हमेशा इन 2 नंबर्स के बीच में रहेगा. ऐसे फंक्शंस को हम कहते हैं बाउंडेड फंक्शंस. बाउंडेड फंक्शंस कि अगर आप 2 ऐसे रियल नंबर ढूंढ पाओ सच दैट आउटपुट ऑफ फंक्शंस ऑलवेज रिमेन्स बिटवीन दीज 2 नंबर्स, देन द फंक्शन इज कॉल्ड बाउंडेड फंक्शन. फॉर एग्जांपल से साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x का आउटपुट क्या रहेगा? हमेशा -π/2 से π/2 के बीच में रहेगा, सो इट इज ए बाउंडेड फंक्शन. टेंजेंट इनवर्स x, इट इज आल्सो बाउंडेड फंक्शन, -π/2 से π/2 के बीच में रहेगा वो हमेशा. टेंजेंट x बाउंडेड नहीं है,
टेंजेंट एक्स इज नॉट ए बाउंडेड फंक्शन, क्योंकि उसका इनपुट जो है, आउटपुट जो है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी चला जाता है। साइन एक्स बाउंडेड है, कॉस एक्स बाउंडेड है, हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स भी बाउंडेड है, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बाउंडेड नहीं है। तो हम बात करें कि अगर फंक्शन एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है और उसकी डोमेन क्लोज्ड इंटरवल है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और उसकी डोमेन हो गई से ए से बी कोई क्लोज्ड इंटरवल है, उसकी डोमेन इज ए क्लोज्ड इंटरवल फ्रॉम ए टू बी, देन द रेंज ऑफ फंक्शन इज आल्सो क्लोज्ड इंटरवल। तो हमारा कोई भी कैसे भी घूमता रहे हो, अगर उसकी डोमेन एक क्लोज इंटरवल है, ऐसे ऐसे ये है डोमेन उसकी ए से बी, तो इसकी रेंज भी एक क्लोज इंटरवल होगी। से ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई और ये मिनिमम वैल्यू आ गई, इसके नीचे नहीं जा सकता हूं, इन दो लाइंस के बीच में ही घूमेगा हमेशा। दूसरा केस क्या हो सकता है कि अगर डोमेन क्लोज इंटरवल है लेकिन फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, से कुछ ऐसा है हमारे पास फंक्शन, ये वैल्यू है ए और ये वैल्यू है बी, तो फंक्शन इज डिफाइंड फॉर एवरी वैल्यू इन द इंटरवल ए टू बी, लेकिन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो अब आप इसकी रेंज नहीं से एफ ए, ये वैल्यू अगर मैं कह दूं कि ए पर वैल्यू एम है और जो बी है इस पर वैल्यू कैपिटल एम है, तो मिनिमम और मैक्सिमम ये हो गई। लेकिन फंक्शन की रेंज, अब इस फंक्शन की रेंज ये इंटरवल नहीं है, दिस इज नॉट द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, क्योंकि बीच में बहुत से ऐसे पॉइंट हैं जो फंक्शन ने कभी अचीव ही नहीं किए, ये आउटपुट तो कभी आएगा ही नहीं। अगर इस पॉइंट को मैं कह देता हूं सी, सी पर हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, ये वैल्यू से एल है, ये वैल्यू हमारी आर है और ये बीच में कोई फंक्शन की वैल्यू आ गई, से इसको मैं एन कह देता हूं, तो एन से लेकर एल से एन के बीच में बहुत सारी वैल्यूज फंक्शन ने अचीव नहीं की, और एन से आर तक भी फंक्शन ने बहुत सारी वैल्यूज अचीव नहीं की, ये कभी आउटपुट नहीं आ पाएंगे फंक्शन का। तो इस फंक्शन की रेंज m से m नहीं है, मिनिमम वैल्यू m है, ठीक है, मैक्सिमम कैपिटल M है, वो भी ठीक है, लेकिन इसकी रेंज ये नहीं है। तो अगर फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है तब हम बिल्कुल कह देंगे आप मिनिमम वैल्यू निकालो, उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालो, तब हम उसकी रेंज बता देंगे कि उसकी रेंज क्या है हमारी, मिनिमम से मैक्सिमम क्लोज इंटरवल आ गया। लेकिन अगर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तब उसकी रेंज ये इंटरवल नहीं है कि आप मिनिमम से मैक्सिमम डाल दो, क्लोज इंटरवल डाल दो और ऐसे होगा। तो ये थी हमारी पहली प्रॉपर्टी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की, कि अगर डोमेन क्लोज इंटरवल है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, देन रेंज इज आल्सो ए क्लोज्ड इंटरवल। इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड हमारे पास एक थ्योरम आ जाती है, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड हमारे पास एक थ्योरम है, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, IVT बोल देते हैं इसको, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। तो ये CBSE में नहीं है, हमें IIT के लिए चाहिए भाई ये इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या कहती है, दैट इफ फंक्शन f is continuous, function f is continuous in closed interval AB, then for every k in the interval fa to fb, तो ये फंक्शन की वैल्यू होगा भी, fa and fb are the values of function, a और b पर, a से b में फंक्शन कंटिन्यूअस है, and fa and fb are the values of function at x equal to a and b respectively, और k है, k बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। सो मैं मान रहा हूं कि fa छोटी है, ये मैंने अज्यूम कर लिया दैट fa इज स्मॉलर देन fb एंड k इज सम नंबर दैट लाइज इन दिस इंटरवल fa टू fb, वो इस इंटरवल में लाई करता है। तो थ्योरम क्या कहती है, f इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ab, देन फॉर एवरी k इन दिस इंटरवल देयर एग्जिस्ट सम c, या फिर एटलीस्ट वन सी, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी इन ओपन इंटरवल ए बी सच दैट k इज इक्वल टू एफ सी। तो स्टेटमेंट देख लें एक बार, स्टेटमेंट थोड़ी कंफ्यूजिंग सी है कि पता नहीं क्या लिख दिया, है बहुत आसानी,
कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है इन द क्लोज इंटरवल ए बी, देन फॉर एवरी के इन दिस इंटरवल देयर एग्जिस्ट सम सी इन द डोमेन। इस इंटरवल में कोई ना कोई ऐसा सी जरूर होगा जिसके लिए एफ सी और के दो बराबर हो जाएंगे। तो कैसा कहना चाहते हैं भाई से, ये है हमारे पास कोई फंक्शन, ये ए से बी में क्लोज है, क्लोज इंटरवल ए टू बी में कंटिन्यूअस है फंक्शन हमारा। अब ये एफ बी आ गया से, दिस इज द वैल्यू एफ बी और ये वैल्यू हमारी आ गई एफ ए। अब आप अगर ए से एफ बी के बीच में कोई भी नंबर ले लो के, लेट के इज एनी रियल नंबर बिटवीन एफ ए एंड एफ बी। अब के कोरोस्पोंडिंग कोई ना कोई ऐसा इनपुट जरूर होगा, है ना। ये इनपुट था हमारा ए, यहां पर ले जाता हूं भाई। तो कोई ना कोई ऐसा इस इंटरवल ए से बी में कोई एक वैल्यू एटलीस्ट ऐसी जरूर होगी जिसके लिए फंक्शन का आउटपुट क्या होगा, के हो जाएगा। तो हम ये कहना चाहते हैं सिंपली कि इस इंटरवल में एफ ए से एफ बी में कोई भी वैल्यू है उसके कोरोस्पोंडिंग एक इनपुट, एटलीस्ट एक इनपुट जरूर एग्जिस्ट करता है। या आप ऐसे कह सकते हो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू इन द डोमेन फॉर विच एफ एक्स विल अटेन ऑल द वैल्यूज बिटवीन एफ ए एंड एफ बी। तो हम ये कहना चाहते हैं कि भाई अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है ए से बी में, तो वो एफ ए से लेकर एफ बी तक की सभी वैल्यू एज आउटपुट दे देगा। या ये कहें कि फंक्शन की वैल्यू, एक तो इनपुट की वैल्यू है, ए से बी इनपुट है, फंक्शन की वैल्यू एफ ए से बी से लेकर एफ बी तक हर रियल नंबर होगी। एवरी रियल नंबर बिटवीन एफ ए एंड एफ बी विल बी द आउटपुट ऑफ फंक्शन। सो कोई ना कोई ऐसा इनपुट जरूर होगा जिसके लिए एफ सी की वैल्यू के बराबर हो जाएगी। एटलीस्ट वन क्यों कहा गया है? एटलीस्ट वन इसलिए कहा गया है कि अगर फंक्शन कुछ इस टाइप का हो जाए, से ये है फंक्शन हमारा, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है हमारा बी, तो ये एफ ए हो गई वैल्यू, दिस वैल्यू इज एफ ए, और ये इधर वैल्यू आ गई से दिस इज एफ बी। तो एफ ए एफ बी जरूरी नहीं है, मिनिमम मैक्सिमम कुछ भी हो सकती है। अब इनके बीच में कोई भी नंबर ले लो आप के के कोरोस्पोंडिंग देखो यहां पर तीन इनपुट हैं, ये आ गया C1, ये आ गया C2 और ये आ गया C3। सो FC1 FC2 FC3 तीनों की वैल्यू किसके बराबर है? के बराबर है। तो जब सब्जेक्टिव होता था IIT का टेस्ट तब इस थ्योरम पर डेफिनेटली क्वेश्चन आता था। अब इसको हम दूसरे तरीके से यूज करते हैं, वो भी देखेंगे। तो अब से आपको कह दें फंक्शन एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन और हमें प्रूव करना है दैट देयर एग्जिस्ट सम सी फॉर विच थ्राइस ऑफ एफ ए प्लस एफ बी अपॉन 4 इज इक्वल टू एफ सी। ऐसे हमें यह रिलेशन प्रूव करना है। लेट एफ बी ए कंटिन्यूअस, लेट एफ बी ए फंक्शन कंटिन्यूअस इन द इंटरवल ए टू बी, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी इन ए टू बी फॉर विच सेटिस्फाई दिस रिलेशन। जो ये रिलेशन सेटिस्फाई करेगा हमें ये प्रूव करना है। तो हम ये कैसे प्रूव करें भाई? आईवीटी की हेल्प से। आईवीटी की हेल्प से कैसे कि हम ये लिखा क्या हुआ है भाई? ये लिखा हुआ है कि कोई दो नंबर हैं, एक नंबर है एफ ए और एक नंबर है एफ बी। कोई एक पॉइंट है, इस 4 को मैं ऐसे लिख लूं 3 + 1, तो यहां पर बीच में एक पॉइंट है जिसकी वैल्यू है एफ सी है वैल्यू, और एफ सी क्या कर रहा है? ये इसको 1:3 की रेशो में डिवाइड कर रहा है। ऐसा ही हो रहा है ना कि यहां पर से ये हमारी 1:3 की रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो हम अगर के यहां ले लें, इधर दिखाता हूं इस क्वेश्चन में, अगर मैं इस के को थोड़ा सा इधर ले लूं, यहां पर से ये के है तो ये 1 हो गया, ये 3 हो गया। तो ये पॉइंट एफ सी क्या आ गया? ये हमारा एफ सी हो गया इस केस में। एफ सी ये इनपुट आ गया सी और ये हमारा एफ सी हो गया। एफ सी अगर एफ ए से एफ बी के बीच में लाई करता है तो यहां पर ये एफ सी करता है ना, हम ये कह देंगे कि ये जो एफ सी है इट लाइज बिटवीन एफ ए एंड एफ बी। और वो हमने कैसे प्रूव किया? सेक्शन फॉर्मूले से कि ये जो एफ सी है, एफ सी इज डिवाइडिंग एफ ए एंड एफ बी इन द रेशो 1:3। तो आपके पास दो नंबर है, एक नंबर है एफ ए, एक नंबर है एफ बी। तो आपको एक मीन निकालना है, इसका वेटेड मीन निकालना है। तो ये हमने
ये अपनी सीक्वेंस सीरीज में पढ़ा था वेटेड मीन। तो ये वेटेड मीन ही है हमारा कि थ्राइस ऑफ एफ ए प्लस एफ बी अपॉन 3 प्लस 1। जितने भी मीन होते हैं, अगर ए और बी दो नंबर है आपके, तो इसके जितने भी वेटेड मीन होंगे वो सब ए और बी के बीच में लाई करेंगे भाई। तो यहां पर वही कंसेप्ट हमने लिया है कि एफ ए और एफ बी के बीच में ये वेटेड मीन ही निकाला हमने उसका। एफ सी इज द वेटेड मीन और वेट ये है 3:1:3 कि ये वो नंबर है। अगर मैं इसे नंबर लाइन पे नंबर ले लूं कि ये दो, एक नंबर ये है नंबर लाइन पर, एक नंबर ये है, और एफ सी उनके बीच का कोई नंबर है जो इनको 1:3 की रेशो में डिवाइड कर रहा है, और ये हम आउटपुट एक्सिस पर दिखा देंगे अपने। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में पहले आईवीटी का यूज होता था। आईवीटी का आउटपुट फाइनल स्टेटमेंट क्या है कि अगर फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है इन द क्लोज इंटरवल ए बी, तो वो एफ ए और एफ बी के बीच की हर रियल वैल्यू अचीव करेगा। अब इसका आजकल ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कैसे आते हैं एफ ए आईवीटी पर बेस्ड? आजकल क्वेश्चन आते हैं कि इसी की थोड़ी सी एक्सटेंशन कर लेते हैं हम कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, सब कुछ सेम है जैसा लिखा हुआ है। तो अगर एफ ए इंटू एफ बी लेस देन 0 हो गया, इफ एफ ए इंटू एफ बी फंक्शन इज कंटिन्यूअस, एफ इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन इन द क्लोज इंटरवल ए बी एंड एफ ए इंटू एफ बी इज लेस देन 0, ये प्रोडक्ट हमारी आउटपुट ए और बी पर आउटपुट की प्रोडक्ट लेस देन 0 है, तो दिस इंप्लाइज दैट एफ एक्स इज इक्वल टू 0 हैज एट लीस्ट वन रूट इन ए टू बी। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आजकल। इसमें आपको स्टेटमेंट दे दी जाएगी कि F1 इंटू F2 या इनडायरेक्टली दे दिया जाएगा उनकी प्रोडक्ट लेस देन 0 है, फिर क्वेश्चन ऑप्शन होंगे एफ एक्स इक्वल टू 0 हैज एट लीस्ट वन रूट इन 2 to 3, 3 to 4, 1 to 2। तो ये क्या कह रहे हैं कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है एक्स एक्सिस ऐसे फंक्शन कुछ इस टाइप से आ गया, अब एफ ए देखो, एफ ए ये ए है, ये बी है हमारा, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है, ए से बी में कंटिन्यूअस है, तो वो एफ ए से लेकर एफ बी तक की सभी वैल्यूज अचीव करेगा। मैं मान लेता हूं एफ ए छोटी है, तो यहां पर नेगेटिव का मतलब इनमें से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो हमने एफ ए को नेगेटिव मान लिया, एफ बी को पॉजिटिव मान लिया। उल्टा भी हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि फंक्शन एफ ए से लेकर एफ बी तक की सारी वैल्यूज अचीव करेगा। यही रिजल्ट था ना आईवीटी का कि फंक्शन का आउटपुट ये सारी वैल्यूज होंगी, तो इन वैल्यूज में कहीं 0 भी आ रहा है आउटपुट की वैल्यू, क्योंकि एफ ए नेगेटिव है, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, तो बीच में कहीं 0 तो होगा ना, एटलीस्ट एक बार तो 0 होगा ही होगा। तो इस इक्वेशन का एफ एक्स इक्वल टू 0 का एटलीस्ट एक रियल रूट तो होगा ही होगा, एक से ज्यादा भी हो सकता है। अगर फंक्शन कुछ इस टाइप का है, से ए पर इनपुट आउटपुट है एफ ए और बी पर क्लोज इंटरवल होना चाहिए भाई, ए और बी पर क्लोज। तो आप देखें तो फंक्शन यहां भी 0 हो रहा है, यहां भी 0 हो रहा है और यहां भी 0 हो रहा है। हम तो एफ ए और एफ बी पर वैल्यू चेक कर रहे हैं कि ये हमारी एफ बी आ गई, ये एफ ए आ गया, दिस इज एफ बी, दिस इज एफ ए, और ये सारी वैल्यूज ये अचीव करेगा। आउटपुट में एफ ए से एफ बी तक आउटपुट डेफिनेटली आएगा, और उसमें ये क्योंकि एफ ए इंटू एफ बी लेस देन 0 आ रहा है, तो बीच में थ्योरम ये कहते हैं कि एटलीस्ट एक बार तो 0 होगा ही होगा। आईवीटी से हम एग्जैक्ट नंबर ऑफ रूट्स नहीं निकाल सकते। हम क्या कर रहे हैं, ये किस टाइप के क्वेश्चन है जहां पर हमें रूट्स निकालने हैं, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे। तो आईवीटी के की हेल्प से हम मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं कि भी कम से कम एक रूट तो होगा ही होगा। जैसे क्वेश्चन देखो, आपको एक क्वेश्चन दे दिया, कोई फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू x4 प्लस ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स -2 ले लो, ऐसे कर लेते हैं। आपको एक बाई क्वाड्रेटिक दे रखा है, पॉलिनोमियल फंक्शन है डिग्री 4 का, और कुछ वैल्यूज भी आपको दे दी हैं। जैसे आपको वैल्यूज दे दी गई है कि f ऑफ -2 -1 है, और f ऑफ -1 आपके पास ये 3 है। f ऑफ -2 की वैल्यू दे रखी है, f ऑफ -1 की वैल्यू दे रखी है 3।
तो एक फंक्शन है बाई क्वाड्रेटिक है, उसमें 3 अननोन है, ए बी सी आर अननोन, और आपको 2 कंडीशन दे रखी है, एफ ऑफ -2 इज -1, एफ ऑफ -1 इज 3। अब आपको बताना है कि एफ एक्स इक्वल टू 0 की मिनिमम कितने रूट्स हैं, एफ एक्स इक्वल टू 0 के मिनिमम कितने रूट्स हैं, हमें इस पर कमेंट करना है। तो हमें पता है बाई क्वाड्रेटिक है, बाई क्वाड्रेटिक है, तो -∞ पर इसका आउटपुट क्या होगा, -∞ पर तो इन्फिनिटी होगा, ऊपर होगा, ये एक्स एक्सिस मान लेते हैं, तो -∞ पर आउटपुट पॉजिटिव, -∞ के बाद -2 पर आउटपुट क्या है, -1 है, तो फंक्शन को यहां आउटपुट लेकर आना पड़ेगा। तो देखें इस इंटरवल में अकॉर्डिंग टू आईवीटी, इस इंटरवल में एटलीस्ट एक रूट तो होगा ना इसका, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो बीच में कहीं एटलीस्ट एक बार तो 0 होगा, एक से ज्यादा बार भी 0 हो सकते हैं। फिर एफ ऑफ -1 पर इसकी वैल्यू क्या आ गई, 3, -1 पर ये फिर ऊपर चला गया, तो फंक्शन ऊपर की तरफ जाएगा ऐसे। फिर 0 पर देखो, 0 पर इसकी वैल्यू क्या है, 0 पर वैल्यू है -2, तो यहां पर कहीं 0 आ गया, ये वाई एक्सिस आ गए, 0 पर वैल्यू -2 है, तो फंक्शन फिर से नीचे भी जाएगा। और फाइनली इंफिनिटी पर फंक्शन कहां जाएगा, इंफिनिटी पर तो उसे ऊपर जाना ही है। तो अब देखें इस इंटरवल में -∞ से -2 में अकॉर्डिंग टू आईवीटी, क्योंकि प्रोडक्ट ये हमने अज्यूम कर लिया भाई कि क्योंकि -∞ पे हमें पता है पॉजिटिव है, तो एक रूट तो इस इंटरवल में आ गया। फिर एफ ऑफ -2 इंटू एफ ऑफ -1, एफ ऑफ -2 इंटू एफ ऑफ -1, ये क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, तो -2 और -1 के बीच में भी एटलीस्ट एक रूट है। फिर हमने निकाला f0 की वैल्यू क्या है, देखो -2 है, f0 इज -2। अगर f0 -2 है तो फंक्शन को नीचे जाना पड़ेगा, -1, एफ ऑफ -1 इंटू एफ ऑफ 0 इज लेस देन 0 अगेन, तो एक -1 और 0 के बीच में भी एक रूट आ गया। और इंफिनिटी पर फिर से फंक्शन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, एफ इन्फिनिटी, जैसे एक्स इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा हमारा फंक्शन इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, इसे ऊपर तो जाना ही है, फिर से एक रूट आ गया। तो विदाउट सॉल्विंग, इसे सॉल्व किए बगैर हमने बता दिया कि इस एफ एक्स इक्वल टू 0 के 4 रियल रूट्स हैं, मैक्सिमम 4 ही हो सकते हैं ना, डिग्री 4 है और इसके चारों रूट्स रियल हैं। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमें क्या चेक करना है, एफ ए इंटू एफ बी, ये चेक करना है कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव। तो जब भी क्वेश्चन ऐसा दिखे एटलीस्ट 1 रूट, एटलीस्ट 2 रूट, तो वहां पर हम आईवीटी का यूज करेंगे। क्लियर है? तो ये थी एप्लीकेशन हमारी आईवीटी की, कंटिन्यूअस प्रॉपर्टी थी कंटिन्यूअस फंक्शंस की, कि अगर डोमेन क्लोज इंटरवल है तो रेंज भी क्लोज इंटरवल होगी। फिर डोमेन की बजाय हमने आईवीटी में देखा कि एक छोटा इंटरवल कोई भी अगर फंक्शन किसी क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस होता है तो वो एफ ए से लेकर एफ बी तक की सभी वैल्यूज अज्यूम करेगा। उसी को हमने थोड़ा सा स्पेशलाइजेशन देख लिया कि अगर एफ ए इंटू एफ बी हमारी नेगेटिव होती है तो ए से बी के बीच में एटलीस्ट एक रूट होगा ही होगा फंक्शन का। सो ये थी हमारी थ्योरी रिगार्डिंग कंटिन्यूअस फंक्शंस और कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन। इसके अलावा हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, मॉड्यूल से हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अपना नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंशिएबिलिटी, तो इसके बाद हमें डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ना है। आप लोग कंटिन्यूटी का मॉड्यूल कीजिए, फिर हम अपना डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट करते हैं। ओके, थैंक यू।